वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग सीआरई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्कैबीज। स्कैबीज के लिए हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए परमेथ्रिन क्रीम, ऑप्शन बी कैलामिन लोशन, ऑप्शन सी टिंक्चर बेंजोइट, ऑप्शन डी पॉविडोन आयोडीन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए परमेथ्रिन क्रीम। परमेथ्रिन 5% क्रीम जो होता है वो एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम स्कैबीज के डिजीज के अंदर यूज में लेते हैं। यह जो होता है वो एक टॉपिकल स्कैबिसाइड है। स्कैबिसाइड जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है? जो माइट्स होते हैं उनको पैरालाइज कर देता है या फिर किल कर देता है। यह माइट्स जो होते हैं वो इन्फेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से स्कैबीज के स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर हम उसे ही किल कर देंगे तो इसकी वजह से नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो परमेथ्रिन 5% क्रीम है वो स्कैबिसाइड की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपरमेनोरिया। अगर हम हाइपरमेनोरिया की कंडीशन को ट्रीट नहीं करते तो इसकी वजह से कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि हो सकता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी ओवेरियन सिस्ट, ऑप्शन सी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ऑप्शन डी पॉलिसिस्टिक ओवरीज। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एनीमिया। क्रॉनिक एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से आरबीसी का लॉस होता है, जिसकी वजह से जो होता है हमें यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का रिस्क रहता है। बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट की। ओवेरियन सिस्ट का कंडीशन हाइपरमेनोरिया से लिंक नहीं है। ओवेरियन सिस्ट कॉमनली एसोसिएट होती है पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। यह जो कंडीशन होती है इसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन की वजह से होती है, ना कि हाइपरमेनोरिया की वजह से। नेक्स्ट दिया गया है हमें ऑप्शन डी के अंदर पॉलिसिस्टिक ओवरीज। पॉलिसिस्टिक ओवरीज की वजह से हमें इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलते हैं, ना कि हाइपरमेनोरिया का कंडीशन होता है। अगर हम बात करते हैं तो हाइपरमेनोरिया क्या चीज होती है? हाइपरमेनोरिया के अंदर एक्सेसिव हैवी ब्लीडिंग होती है। इस कंडीशन को हम मेनोरेजिया भी कहते हैं। यहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हमारा एनीमिया का डेवलप होने का रिस्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द डायग्नोसिस ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस कंफर्म इन ए क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल सेटिंग के अंदर अनडिसेंडेड टेस्टिस को डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं? ऑप्शन ए फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन सी हार्मोनल टेस्टिंग, ऑप्शन डी सिटी स्कैन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फिजिकल एग्जामिनेशन। अनडिसेंडेड टेस्टिस को डायग्नोस करने के लिए हमारा प्राइमरी मेथड रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन। अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है वो बहुत रेयर केसेस के अंदर यूज में ली जाती है। अनडिसेंडेड टेस्टिस को डायग्नोसिस करने का हमारा यह प्राइमरी मेथड नहीं है। जब हमारा अनडिसेंडेड टेस्टिस का जो लोकेशन है वो अगर इंट्रा एब्डोमिनल होगा तो हम यूएसजी परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज नहीं की जाती है। उसी तरह से अगर हम हार्मोनल टेस्टिंग की बात करते हैं तो यह टेस्ट भी बहुत रेयर केसेस के अंदर यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट में दिया गया सिटी स्कैन। सिटी स्कैन के अंदर क्या होता है? हाई रेडिएशन का यूज में लेता है, इसीलिए अनडिसेंडेड टेस्टिस को डायग्नोस करने के लिए सिटी स्कैन भी यूज में नहीं लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मेथड ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस को डायग्नोस करने के लिए तो वो होता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर मैनेजिंग हाइपरवोलेमिया इन ए पेशेंट रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन। एक पेशेंट है जो कि पेरेंटल न्यूट्रिशन को रिसीव कर रहा है, उसमें हमें हाइपरवोलेमिया को मैनेज करने के लिए कौन सा ऐसा इंटरवेंशन होगा जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए इंक्रीज द सोडियम कंटेंट इन द पीएन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इंटेक, ऑप्शन the amount of glucose in the PN solution, option D administer diuretics। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है कि हम पीएन सॉल्यूशन के अंदर सोडियम कंटेंट को इंक्रीज करें। सोडियम कंटेंट को अगर हम डाइट के अंदर इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइड रिटेंशन होने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो ऑलरेडी हाइपरवोलेमिया वाला कंडीशन है वो मैनेज तो नहीं होगा लेकिन और वर्स्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें सोडियम कंटेंट को इंक्रीज करना हमारा एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं रहेगा। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इंटेक। फ्लूइड इंटेक को रेस्ट्रिक्ट करना हेल्पफुल रह सकता है, लेकिन सिर्फ फ्लूइड इंटेक को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो यह सफिशिएंट भी नहीं है। इसके साथ साथ हमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है उन्हें भी एडजस्ट करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द पीएन सॉल्यूशन। ग्लूकोज को इंक्रीज करके हमारा फ्लूइड रिटेंशन का जो इश्यू है वो रिजॉल्व नहीं होगा, तो हमारा यह भी एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं रहेगा। लास्ट ऑप्शन बच गया है हमारे पास ऑप्शन डी यानी कि एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स। डायूरेटिक एडमिनिस्टर करने से बॉडी के अंदर जो हमारा एक्सेस फ्लूइड है हम उसे रिमूव कर सकते हैं। यह हमारा एक एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन रहेगा फॉर मैनेजिंग हाइपरवोलेमिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ अनट्रीटेड अनडिसेंडेड टेस्टिस। अगर हमने अनडिसेंडेड टेस्टिस को ट्रीट नहीं किया तो कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि इसके साथ एसोसिएट हो सकता है। ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। ऑप्शन बी, reduced fertility। ऑप्शन सी, टेस्टिकुलर टॉर्शन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर की, अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ में जो हमारा टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क रहता है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलिटी पे। ऑप्शन बी के अंदर जो दिया गया है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड अगर हमने अनडिसेंडेड टेस्टिस को ट्रीट नहीं किया तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमें इनफर्टिलिटी या फिर रेड्यूस्ड फर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट दिया गया है हमें ऑप्शन सी के अंदर टेस्टिकुलर टॉर्शन। अनडिसेंडेड टेस्टिस के अंदर क्या होता है, जो कि एबनॉर्मली पोजीशन रहते हैं टेस्टिस, तो इसकी वजह से जो रहता है टेस्टिकुलर टॉर्शन भी हो सकता है। सो इस तरह से यह तीनों ही जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमें देखने को मिलते हैं अनट्रीटेड अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ में। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बर्न इज मोस्ट लाइकली टू कॉज परमानेंट स्कैरिंग ऑन द फेस। निम्न में से कौन सा ऐसे टाइप का बर्न है जिसके अंदर की परमानेंट स्कैरिंग हो जाती है फेस पे। ऑप्शन ए, सुपरफिशियल बर्न। ऑप्शन बी, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। ऑप्शन सी, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। और ऑप्शन डी, फुल थिकनेस बर्न। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है सुपरफिशियल बर्न। जब भी सुपरफिशियल बर्न होता है स्किन के अंदर तो हमारी जो एपिडर्मिस लेयर रहती है ओनली वही अफेक्ट होती है, जिसका जो हीलिंग होता है वो विदाउट स्कैरिंग ही हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर परमानेंट स्कैरिंग दिया गया है तो यह तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न जब भी होगा तो हमारी डर्मिस लेयर भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो होता है मिनिमल स्कैरिंग के साथ में हीलिंग हो जाती है। परमानेंट स्कैरिंग तो हमें यहाँ पर भी नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर दिया गया डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। इस बर्न में डीपर लेयर ऑफ द स्किन अफेक्ट होती है जिसकी वजह से स्कैरिंग होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर परमानेंट डैमेज नहीं होता है। जो परमानेंट डैमेज हमको देखने को मिलता है वो होता है यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि फुल थिकनेस बर्न के अंदर। फुल थिकनेस बर्न के अंदर हमारी जो स्किन की सारी लेयर्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से परमानेंट स्कैरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन ए पेशेंट प्रेजेंटिंग विद पेनफुल हैवी पीरियड्स एंड पेल्विक पेन दैट अकर्स इन बिटवीन पीरियड्स। यहाँ पर हमें एक पेशेंट का कंडीशन दिया गया है जिसके अंदर की पेनफुल हैवी पीरियड भी बिटवीन पीरियड्स पेल्विक पेन हो रहा है। हमारा यहाँ पर कौन सा ऐसा डायग्नोसिस रहेगा जो कि हो सकता है। ऑप्शन ए, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ऑप्शन बी, एंडोमेट्रियोसिस। ऑप्शन सी, सर्वाइकल स्टेनोसिस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पेल्विक पेन और हैवी पीरियड्स जो होते हैं वो हमें पीसीओएस के कंडीशन के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि पीसीओएस के अंदर जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर्स होते हैं, ना कि हैवी पीरियड्स होते हैं। सो इस तरह से ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑप्शन बी की तरफ, जिसके अंदर दिया गया है एंडोमेट्रियोसिस। अगर हम एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पीरियड्स रहते हैं वो पेनफुल होते हैं, जिसके अंदर के बिटवीन पीरियड्स पेल्विक पेन होता है और हैवी ब्लीडिंग के साथ में होते हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है सर्वाइकल स्टेनोसिस। सर्वाइकल स्टेनोसिस यानी कि नैरोइंग, सर्विक्स का नैरो हो जाना। इस कंडीशन के अंदर हमें डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है, लेकिन हैवी पीरियड्स और पेल्विक पेन जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जिस तरह से हमें यहाँ पर दिया गया था तो पेनफुल, हैवी पीरियड्स और पेल्विक पेन यह हमें देखने को मिलता है एंडोमेट्रियोसिस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन डेवलप्स हाइपरवोलेमिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद दिस कंडीशन। एक पेशेंट है जो कि रिसीव कर रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन के साथ में, इसे डेवलप हुआ है हाइपरवोलेमिया। निम्न में से कौन सी लैबोरेटरी फाइंडिंग होगी जो कि इस कंडीशन के साथ में कंसिस्टेंट होगी। ऑप्शन ए, हाइपोनेट्रेमिया। ऑप्शन बी, हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन सी, हाइपरनेट्रेमिया। ऑप्शन डी, हाइपोकैल्शियमिया। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया का कंडीशन हमें वाटर इंटॉक्सिकेशन या फिर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन के साथ में देखने को मिलता है, ना कि हमें यहाँ पर पेरेंटल न्यूट्रिशन का हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। बात करते हैं हाइपोकैलेमिया की, तो यह स्पेसिफिकली हाइपरवोलेमिया की कंडीशन के साथ लिंक नहीं करता है। नेक्स्ट आया है हमारा हाइपरनेट्रेमिया। हाइपरवोलेमिया की कंडीशन जो डेवलप होती है वो होती है एक्सेसिव सोडियम रिटेंशन की वजह से। सोडियम रिटेन हो रहा है यानी कि सोडियम का लेवल यानी कि हाइपरनेट्रेमिया हो रहा है।
और अगर हाइपरनेट्रेमिया हो रहा है तो सोडियम जो है हमारा एक की इलेक्ट्रोलाइट होता है फ्लूइड बैलेंस के लिए। अगर सोडियम एक्सेस होगा तो वाटर रिटेंशन होगा और फिर हाइपरवोलेमिया का कंडीशन भी डेवलप होगा। नेक्स्ट दिया गया है हमें हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया जो होता है हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी या फिर रिनल डिसफंक्शन में देखने को मिलता है, ना कि हाइपरवोलेमिया की कंडीशन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द बेंजाइल बेंजोइड इन स्कैबीज ट्रीटमेंट। बेंजाइल बेंजोइड जो होती है उसे स्कैबीज ट्रीटमेंट के लिए यूज में रहते हैं। निम्न दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा हमारा ट्रू स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए, इट इज मोर इफेक्टिव देन परमेथ्रिन इन ट्रीटिंग स्कैबीज। Option B, it can cause skin irritation and discomfort. Option C, it is not effective in treating crusted scabies. Option D, it is safe for use in young children and infants. सबसे फर्स्ट हमें दिया गया इट इज मोर इफेक्टिव देन परमेथ्रिन इन ट्रीटिंग स्कैबीज। यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है परमेथ्रिन जो होती है उसे हम स्कैबीज के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह यूज में लेते हैं। इसी के साथ ही परमेथ्रिन मोर इफेक्टिव है स्कैबीज को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है हमें, इट कैन कॉज स्किन इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट। यह हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। बेंजाइल बेंजोइड जो होता है वो स्किन इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट करता है, इसीलिए इसका यूज लिमिटेड होता है सेंसिटिव इंडिविजुअल और चिल्ड्रंस के अंदर। नेक्स्ट में दिया गया इट इज नॉट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग क्रस्टेड स्कैबीज। यह भी हमारा सही नहीं है। इसका जो यूज होता है बेंजाइल बेंजोइड का वह रेगुलर स्कैबीज और क्रस्टेड स्कैबीज दोनों के ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव रहता है। इट इज सेफ फॉर यूजिंग यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। बिल्कुल भी सही नहीं है। हम यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर इसको यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि यह काफी ज्यादा स्किन इरिटेशन करता है।